और इस सभागार में उपस्थित सभी साथियों को इनकलाबी सलाम। बहुत ज़रूरी है, इस समय तो खैर बिहार में सिर्फ एक ही विषय पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है SIR। लेकिन फिर भी चुनाव का समय है और ऐसे दौर में बिहार के जो ज़रूरी नीतिगत सवाल है, विकास के बारे में, शहर का हो या गांव का हो, रोजगार का सवाल, इन सवालों पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज हम लोग कृषि और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। तो बिहार के लिए बात यहीं से शुरू भी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार वो प्रदेश है जहां अभी भी सबसे कम शहरीकरण अगर हुआ है वो बिहार में है। और झारखंड अलग होने के बाद बिहार में कोई बड़े उद्योग जो छोटे मोटे थे वो सब तो ज़्यादातर बंद पड़े हुए हैं, कोई नया उद्योग तो बना नहीं। और जाहिर सी बात है कि बहुत कोई बड़े पैमाने पर जिसको औद्योगिक विकास समझा जाता है, कहा जाता है, उसकी कोई तात्कालिक संभावना बिहार में दिखती भी नहीं है। तो आज भी बिहार में अगर सही ढंग से विकास की बात करनी हो तो आपको सबसे पहले गांव और किसान, इनकी बात करनी होगी। तो नीतीश जी जब आए, जब उन्होंने नारा दिया विकास सुशासन का, न्याय के साथ विकास का, तो उसके साथ कुछ घोषणाएं उन्होंने और की, कुछ कदम उन्होंने बढ़ाया। भूमि सुधार के लिए आयोग बनाया, शिक्षा सुधार के लिए आयोग बनाया, और लोगों को लगा कि चलो सही जगह पर कम से कम हाथ डाल रहे हैं कि बिहार में शिक्षा का सुधार चाहिए, और बिहार में अगर भूमि सुधार हो तब उसी से कृषि विकास का रास्ता खुल सकता है। लेकिन हमने देखा कि उसमें तो दोनों आयोग की जो रिपोर्ट आई, बहुत तुरंत नीतीश जी ने उन रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि वो जो भूमि सुधार आयोग डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में आयोग बना था और उनकी बहुत उम्मीद थी, उनको भरोसा था नीतीश जी पर। उन्होंने हम लोगों से कहा था कि भाई आप लोग थोड़ी मदद करें, कुछ इसमें पब्लिक हियरिंग हो जाए, ट्राइब्यूनल बन जाए तो कुछ हो जाएगा। हमने कहा कि ठीक है, हमें तो इतनी उम्मीद नहीं है कि नीतीश जी ऐसा काम करेंगे भाजपा के साथ मिल करके, लेकिन चलो आपको मौका मिला है, हम लोग बिल्कुल मदद करेंगे। तो हमने पूरी उनकी मदद की, जहानाबाद में, चंपारण में, जगह जगह जन सुनवाई। और इसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उन्होंने हमसे कहा कि देखिए रिपोर्ट तो आपकी नज़र में तो बहुत रेडिकल नहीं है ये रिपोर्ट, लेकिन कम से कम ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो इम्प्लीमेंटेबल है। हमने जानबूझ करके इसमें कुछ पानी मिला दिया, डाइल्यूटेड रिपोर्ट है, वाटर डाउन रिपोर्ट है, ताकि ये इम्प्लीमेंट हो सके। हमने कहा चलो कुछ भी हो जाए, एक कदम भी उस दिशा में बिहार आगे बढ़ जाए तो निश्चित तौर पर आपकी मेहनत वो सार्थक है और हम लोग इसका स्वागत करेंगे। तो उनको उम्मीद थी कि और कुछ हो चाहे ना हो, जो बिहार में बटाईदारों के पंजीकरण का सवाल है और बटाईदारी हक का सवाल है, क्योंकि उससे तो जमीन का जो मालिकाना है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कल्टीवेशन का वो पूरे उसके राइट नहीं है, जमीन का लैंड ओनरशिप का कोई चेंज नहीं है। वो सिर्फ जो बटाईदार है, जो खेती कर रहे हैं, उनके खेती की सुरक्षा, बटाईदार की एक पहचान, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। तो उनको लगा कि ऑपरेशन बरगा बंगाल में हुआ है और वहां भी कोई लैंड राइट बरगादार को नहीं मिला, बटाईदार को नहीं मिला, तो बिहार में भी हम कोई राइट की बात तो कर नहीं रहे हैं। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि बटाईदार को खेती की सुरक्षा, कल्टीवेशन के उसमें बेनिफिट्स भी मिले और एक सिक्योरिटी मिले। तो इसमें क्या दिक्कत होगी, इतना तो हो ही जाएगा। हमने कहा चलिए देखा जाए। तो हमने देखा कि उसी समय वो शिक्षा सुधार और कृषि सुधार की जो रिपोर्ट थी, भूमि सुधार की, उसको तो नीतीश जी ने खत्म कर दिया। लेकिन जिसके लिए उन्होंने कुछ कहा नहीं था उस काम को कर दिया, बिहार के मंडियों को खत्म कर दिया एक ही समय में। भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में, शिक्षा सुधार आयोग मुचकुंद दुबे की वो कॉमन स्कूल सिस्टम की रिपोर्ट, वो बस खत्म। लेकिन जिसके बारे में कहा नहीं गया था वो तत्काल शुरुआत वहीं से होती है। और अभी जब कृषि कानून 3 बने थे तो नीतीश जी इसके लिए श्रेय ले रहे थे कि मोदी जी ने तो अभी जाकर के मंडियों को खत्म करना शुरू किया, हमने तो शुरुआत ही वहीं से की, 2005-6 में ही बिहार की मंडियों को खत्म कर दिया। तो एक तो हमें लगता है कि इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि मंडियों को खत्म, भूमि सुधार के रास्ते को रोक करके
और भूमि सुधार में भी सबसे बड़ा सवाल कि बटाईदार जो बेसिकली पूरा खेती का बोझ वो उठा रहे हैं, खेती का पूरा बोझ बिहार में बटाई पर खेती करने वाले वो उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षा संकट वो झेल रहे हैं। सुरक्षा उनको चाहिए, डीजल सब्सिडी उनको चाहिए, बीज के लिए उनको चाहिए, क्रेडिट उनको चाहिए, लेकिन उनके पास जमीन का कागज नहीं है, इसलिए लगभग कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जो असुरक्षित बटाईदार है, अगर इनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, इनका कोई अधिकार नहीं बनेगा, उनका कोई पंजीकरण नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो बिहार में बटाईदार असुरक्षित का मतलब खेती असुरक्षित। खेती की कोई सुरक्षा तो होगी नहीं, खेती में किसी को कोई फायदा दिखेगा नहीं और कुछ होगा भी नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। तो एक तो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, कृषि विकास का जो रास्ता बन सकता था। दूसरा, इन्होंने कहा कि कृषि विकास का रोड मैप, उसका भी शायद 2 एडिशन निकला था, और वो रोड भी वैसे ही रोड है, गड्ढा वाला रोड है, उसमें कहीं कोई रोड मैप में आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और बिहार में आज भी जो स्थिति है, रोड के नाम पर आपको कुछ एक्सप्रेस वे दिख जाएगा, आपको कुछ फ्लाईओवर दिखेगा, आपको कुछ बाईपास दिख जाएगा, और जैसे ही आप जिले के अंदर घुस जाएंगे, शहर में घुसेंगे, गांव में घुसेंगे, तो रोड की स्थिति खस्ताहाल है। तो कृषि के रोड का भी वही मामला है, वो कृषि रोड मैप कुछ भी लागू नहीं हुआ। अब हम लोग चले आते हैं कि आज के दौर में पूरे देश में ही कृषि संकट है। जहां हम विकसित कृषि की बात करते थे, हरित क्रांति के प्रदेश की बात करते थे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, गुजरात, आज वो सब परेशान है, संकट में है। और जिसका हमने देखा, जिसके चलते इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हुआ, इतना बड़ा किसान आंदोलन, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ जो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ वो नहीं, अगर आप याद करके देख लें कि 2019 के चुनाव से पहले भी अचानक पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद विमर्श बदल गया, लेकिन 2019 के चुनाव में भी जो पूरे चुनाव का परिप्रेक्ष्य बन रहा था, जो माहौल बन रहा था, वो बिल्कुल किसानों के इर्द गिर्द। उसमें 2 बातें थी, किसानों की आत्महत्या, कृषि संकट, और किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ है, उस कर्ज के बोझ को एमएसपी और कर्ज माफी, ये बड़ा मुद्दा था। आप उससे भी पीछे चले जाइए, 2004 में जो अटल जी की सरकार गई, किस कारण से गई? उसमें सबसे बड़ा कारण, 2-3 कारण थे, लेकिन बहुत बड़ा कारण था कि जब चारों ओर से किसान की आत्महत्या की रिपोर्ट आ रही है और ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि इंडिया शाइनिंग, पूरा उसी तरह से पूरा चारों तरफ छा गया था प्रचार कि भारत का उदय हो रहा है, चमक रहा है, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो कारण था कि 2004 में पूरे देश के किसान एकजुट होकर के उस सरकार को हटा दिए थे। और उसी दौर में कुछ कानून बने थे, भूमि अधिग्रहण भी शुरू हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने लगे, उसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन हुए, और उस आंदोलनों का ही रिजल्ट था कि 2013 में जाकर के वो 1890 वाला कानून खत्म हुआ और भूमि अधिग्रहण में मुआवजा मिले। अब ये कानून बना, ठीक ढंग से मुआवजा मिले, न सिर्फ जमीन के मालिक को, बल्कि जो लैंड लूजर के साथ साथ लाइवलीहुड लूजर, जिनकी भी रोजी रोटी उस जमीन पर आधारित है, और जमीन के अधिग्रहण से जिनकी भी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है, उन सबके लिए मुआवजा मिले, ऐसा कानून 2013 में बना। मोदी जी आते हैं, शुरुआत कोशिश करते हैं कि 2013 के कानून को पहले खत्म करो, वो कोशिश कारगर नहीं हुई, वहां भी उनको पीछे हटना पड़ा। फिर कृषि कानून बनाने की कोशिश करते हैं, यहां भी पीछे हटना पड़ा। लेकिन हम जानते हैं कि पीछे हटना सिर्फ एक औपचारिक बात है, पीछे से चोर दरवाजे से दूसरे तरीके से उसी काम को लागू करना चाहते हैं। तो एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, लेकिन बिहार जो आंदोलनों का प्रदेश है, किसान आंदोलन का है, जहां इतने लंबे समय से भूमि सुधार, पंचायती राज, बटाईदार ऑपरेशन बरगा, इसी की राजनीति होती रही है, बंगाल में और बिहार में यह आंदोलन क्यों नहीं हुआ? ये एक सवाल उठता है। और हमने भी इस पर सोचा, बहुत सारे साथियों से हमने बात की, तो हमें जो लगा कि देखिए, पंजाब ने रिएक्ट किया, हरियाणा ने रिएक्ट किया, वेस्टर्न यूपी ने रिएक्ट किया, क्योंकि उनको फसल की कीमत मिलती है, उनके उत्पादन के प्रोक्योरमेंट की गारंटी है, वहां एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम काम करता है। बिहार में कोई सिस्टम है नहीं, कोई सिस्टम काम नहीं करता है। यहां से ले जा करके वो वहां के मंडियों में बिहार का वो बिकता है,
उसकी कीमत वहां मिलते हैं, जो बिचौलिया है उनको मिलता है, यहाँ के किसान को कुछ भी खास नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए बिहार में एमएसपी का सवाल, फसल के खरीद बिक्री का सवाल, वो लोगों को लगता है कि वो तो दूर के सवाल है, वो तो एकेडमिक टाइप के सवाल है। तात्कालिक जो मुद्दा है, बीज का सवाल है, खाद का सवाल है, सिंचाई का सवाल है, बिजली का सवाल है, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इनपुट जिसके बगैर खेती चल ही नहीं सकती। तो बिहार की खेती जो है वो तात्कालिक संकट से ग्रसित है और उसी से गुजर रही है, और उसी पर लोग, तो यहाँ एक तो खेती के जो तात्कालिक मुद्दे हैं उस पर भी ध्यान नहीं है, और खेती का जो सबसे बड़ा बोझ उठाने वाला जो तबका है बटाईदार, वो केंद्र में नहीं है। हम किसान की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो किसान होते हैं जो जमीन के मालिक हैं, और आज वो किसान भी परेशान है। वो जमीन के मालिक किसान भी आज बेहद परेशान है। भूमि सर्वे ने परेशान कर दिया, जमीन परिवार के अंदर बटी है, उसका कोई कागज पत्तर नहीं है, उसमें भी लोग परेशान है। और धड़ल्ले से भूमि अधिग्रहण हो रहा है। जिस जमीन को किसान अपनी जमीन समझ करके वर्षों से खेती कर रहे थे, उसी जमीन पे कहीं मकान भी बना लिए थे, वो सब बिना मुआवजा उनसे छीना जा रहा है। तो बिहार के लिए बड़ा मुद्दा इस समय भूमि अधिग्रहण है। बिहार के लिए बड़ा मुद्दा बिहार के बटाईदार, उनकी सुरक्षा, उनकी पहचान, उनके अधिकार का सवाल है। बिहार के लिए बड़ा सवाल, हम तो देख रहे हैं कि अभी सुधाकर जी यहाँ है, हमारे चारों शाहाबाद के सांसद, आप लोगों ने समय मांगा था मोदी जी से कि चलो सोन नहर पर बात हो जाए, कुछ सोन नदी पर बात हो जाए। नदी भी सूख, पूरा इलाका सूख रहा है, पीने के पानी का भी संकट है और खेती के पानी का भी संकट है। तो मोदी जी ने तो समय ही नहीं दिया। मिलने के लिए लोग गए कि भाई सरकार तो ऐसी है कि कुछ भी काम करना हो तो मोदी जी से मिलना पड़ेगा, दूसरों से मिलने से कोई फायदा भी नहीं होता है। लेकिन उन्होंने बुलाया, लेकिन मिला नहीं, और कहा कि सिंचाई मंत्री से मिल लीजिए। और इसके बाद खुद आ गए विक्रमगंज में सभा करने के लिए, और विक्रमगंज की सभा में भी उन्होंने एक बार के लिए भी ना सोन नदी का नाम, ना सोन नहर का नाम, कुछ भी नहीं लिया। विक्रमगंज तक का भी नाम नहीं लिया, सासाराम का नाम ले लिया, क्योंकि सासाराम में राम है, और इसीलिए शायद उनको याद रहा और सासाराम का उन्होंने नाम लिया। विक्रमगंज की सभा में हमने को सुना कि विक्रमगंज का भी नाम उन्होंने नहीं लिया। तो आज इस जगह पर हम लोग हैं, और हमें लगता है कि बिहार को तो आगे बढ़ना है, तो रास्ता तो यहीं से निकलेगा, कृषि का विकास। और कृषि के विकास के लिए जो बिहार की ठोस स्थिति में जो तबका सबसे ज्यादा कृषि का बोझ उठा रहा है, उस तबके के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसमें गरीब भी है, जो बिल्कुल बाकी लोगों की बहुत उसमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो वही खेत मजदूर हैं जो बाहर जाकर के कुछ अगर कमाते हैं, थोड़ा बहुत भी पैसा मिलता है, तो उसी पैसे से थोड़ी सी जमीन लेकर के खेती करने की कोशिश करते हैं, ताकि उससे हमें थोड़ी बहुत सुरक्षा मिल जाए। तो ये गांव के गरीब खेत मजदूर, हमें लगता है कि सहजानंद सरस्वती भी अपने जमाने में जब शुरू किए थे जमींदारी उन्मूलन की लड़ाई, बहुत जल्दी उनकी नजर वो धनी किसान और बड़े किसान और जमींदारों पर नहीं थी, उनकी पूरी नजर गरीबों पर। वो पूरे जो महारुद्र के महातांडव की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल बिहार के भूमिहीन खेत मजदूर और गरीब किसान की बात कर रहे थे। भले उन्होंने नाम उनका किसान सभा ही रखा, लेकिन उनके दिमाग में जो किसान थे वो गरीब किसान थे। तो आज भी हमें लगता है कि वो गरीब किसान, वो छोटे मझोले किसान, वो खेत मजदूर, वो बटाईदार, वो है बिहार के खेती के केंद्रक, और उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनके अधिकार, उनकी मदद के लिए कृषि नीति बने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम उम्मीद करेंगे कि इस समय जो बदलाव तो बिहार के लिए बाध्यता है, अगर अब बदलाव नहीं होगा तो बिहार तो अब कहाँ जाएगा, कितना पीछे जाएगा, कितना गड्ढे में गिरेगा। 70,00,000 करोड़, उसका हिसाब ही नहीं मिल रहा है। CAG की रिपोर्ट आई है, तो वो चुनाव आयोग के SIR में भी आपको 65 लाख आप ढूंढ रहे हैं किन किन का नाम काटा गया, और नीतीश जी के बजट में भी चले जाइए तो 70,000 करोड़ का आपको हिसाब नहीं मिलेगा। तो इसी तरह का तो लूट, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। तो वैसे में खेती की सुरक्षा, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े, और तमाम जो खेतीहर तबका है उनकी सुरक्षा और सम्मान, इसको बिहार के इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए भी, डेवलपमेंट का जो भी हम आगे रास्ता तय करें, उसके केंद्र में उनको रखना होगा। और मुझे तो लगता है कि बिना बटाईदारों की सुरक्षा, पहचान, पंजीकरण, अधिकार बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। बिना कम से कम जो
मिनिमम भूमि सुधार होना चाहिए। जो उनका कहना था बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट में कि 20 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है और उस जमीन को अगर ठीक से बांटा जाए गरीबों के बीच में, तो उनके दिमाग में तो था कि एक एक एकड़ खेती के लिए सबको जमीन मिल सकती है। अगर एक एकड़ अगर नहीं भी है तो नीतीश जी ने भी एक समय 20 डिसमिल से शुरू किया था, करते करते 5 में आए या 3 में आए, वो भी नहीं दिया। तो मिनिमम जो भी एक लैंड सिक्योरिटी बिहार के गरीबों के लिए, खेती के सिक्योरिटी, और उसके बाद निश्चित तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इनपुट की हम बात करें, फसल की कीमत की भी बात करें, और वो जब एक सिस्टम बनेगा, एक लेवल तक प्रोक्योरमेंट की गारंटी होगी, एक मिलेगा, तभी खेती में लोगों का इंटरेस्ट बनेगा। और अब तो खेती की सिस्टम क्या है, स्थिति क्या है, तो जब हमने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया और उस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ने जब ये पाया कि बिहार में 94.5 लाख परिवार 6,000 से कम आमदनी पर हैं, तो कुल आमदनी अगर खेती से कुछ भी पैसा आप कमा रहे हैं वो पैसा उसी 6,000 में शामिल है। और इससे ऊपर जाइए, जो अब ऊपर का स्लैब है वो 6 से 10,000, तो 10,000 से नीचे में जाइए तो पूरे बिहार का करीब 2/3 परिवार आ जाते हैं। तो आपके तमाम गरीब किसान परिवार, छोटे मझोले किसान परिवार उसी में आ जाते हैं। तो खेती की कमाई, कहीं भी जो भी आप मनरेगा में अगर मजदूरी मिलती है तो उसकी कमाई, जो भी रसोईया, आंगनबाड़ी, आशा में स्कीम वर्कर्स महिलाओं को कुछ अगर मिलता है, आउटसोर्सिंग में काम करने वाले लोगों को कुछ भी मिलता है, ये सफाई कर्मचारियों को कुछ भी मिलता है, ये पूरे परिवार की कुल आमदनी की बात हो रही है। पूरे परिवार के जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नहीं, पूरे परिवार की टोटल अर्निंग महीने में वो 10,000 से कम है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि खेती कितने गहरे पानी में है, कहाँ डूबा हुआ है, कि उससे कितनी कमाई लोगों को हो रही है। इस जगह से इसको ऊपर उठाना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा। और मैं तो देख रहा हूं कि एक फर्जी एटीएम कार्ड चल रहा है, प्रशांत किशोर जी एक एटीएम कार्ड बांट रहे हैं लोगों के बीच में और कह रहे हैं कि हर परिवार 20,000 परिवार को मासिक लाभ 20,000, और उसमें लिख दिए हैं कि 12,000 मिल जाएगा बिना बिहार से पलायन किए, घर बैठे आपको 12,000 पता नहीं कैसे मिलेगा। और महिलाओं के लिए कह दिया कि आपको 4% इंटरेस्ट में 2,500 का कर्ज हम देंगे। तो कर्ज तो आमदनी तो नहीं है, कर्ज तो कर्ज है और वो तो बम है, उसका विस्फोट तो होना है। अभी बिहार में जिस पर चर्चा शुरू हुई है, गरीबी पर थोड़ी चर्चा है, बेरोजगारी पर थोड़ी चर्चा है, पलायन पर थोड़ी चर्चा है, लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा कड़वा सच है बिहार में वो है कि 6,000 से कम कमाई पर कोई अगर जिंदा है, कैसे जिंदा है? कर्ज लेकर के, कर्ज के आधार पर जिंदा है। और अगर हम पलायन की भी बात कर रहे हैं तो सिर्फ रोजगार के लिए लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के आतंक से गांव के गांव, परिवार के परिवार भागे हुए हैं। क्योंकि नहीं तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो आज के महाजन है, सिर्फ आज के जमींदार कॉर्पोरेट हैं और आज के महाजन ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले हैं और दोनों मिलकर के परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो बिहार में तो ये स्थिति है, इस स्थिति को बदलना है। चुनाव जो है बदलाव वाला चुनाव है और बदलाव को ही शायद रास्ते को रोकने के लिए, पूरे अस्त व्यस्त कर देने के लिए, इसको खेल को बिगाड़ देने के लिए वो SIR आया है। तो SIR एक बिहार के लिए एडेड चैलेंज है। मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग का नाम बदल करके चुनौती आयोग कर देना चाहिए। वो बिहार और पूरे देश के लोकतंत्र के सामने एक चुनौती के रूप में अब खड़ा है और सबसे कह रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लिस्ट दीजिए, कौन आपको, आपके हिसाब से कौन लोग मर गए हैं, कौन लोग बिहार से बाहर चले गए हैं, लिस्ट दीजिए। कल उन्होंने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हमें लिस्ट देने की कोई बाध्यता नहीं है, कारण बताने की कोई बाध्यता नहीं है। ये चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का लिहाज कर रहा है, एक संवैधानिक संस्था है, उसी भाषा में बड़े संयम के साथ सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है। और चुनाव आयोग को देखिए पूरे बिल्कुल एक दबंगई के साथ कि हमें देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर आई कार्ड को मानी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं मान सकते। तो इस समय ऐसे एक चुनौती बिहार के सामने है, तो उस चुनौती को भी कबूल करना है और साथ ही साथ जो बदलाव का पूरा एजेंडा है, गांव में, खेती में, रोजगार के सवाल पर, आमदनी बढ़ाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, उस पूरे एजेंडे को साकार करना है। सब लोग मिलकर लड़ेंगे
और कोई साथी हमसे कह रहे थे कि बिहार में अगर लड़ के हम लोग नहीं कर पाएंगे तो कहाँ करेंगे। बिल्कुल सही है, बिहार वो प्रदेश है जो पकड़ लेता है चीजों को और बिल्कुल लड़ लेता है। 1942 याद करिए, गांधी जी वहां थे मुंबई में, कांग्रेस का अधिवेशन वहां था, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, करो या मरो का नारा मुंबई से आया, लेकिन उस नारा सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट ने पकड़ लिया उसको तो महाराष्ट्र से कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा बिहार के नौजवानों ने पकड़ लिया था, जो हमारे साथ शहीद पटना में शहीद हुए थे 11 तारीख को। ये वही महीना है भारत छोड़ो का, और इसीलिए लड़ना होगा। और जो सत्ता, जो सरकार जिसका कोई लेना देना ना बिहार से है, ना बिहार के गरीबों से है, ना बिहार के विकास से है, ना खेती से है, वो बिहार के लिए बोझ बन चुकी है सरकार। इस बोझ को उतार फेंकना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।